हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वी होप दैट आप सभी की पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। एंड हाँ जी स्टूडेंट्स, इन दिस क्रूशियल डेज ऑफ प्रिपरेशन आई नो आपकी कई सारी चीज़ें हैपजार्ड चल रही होगी। जस्ट अ स्मॉल रिक्वेस्ट गाइज, डोंट पैनिक एट दिस टाइम ऑफ मोमेंट। फ्रैंकली स्पीकिंग, ये समय ऐसा है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, बहुत सारी चीज़ों को इन ट्रैक ऑन ट्रैक लेकर के आना है। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे भूरी भटकी पड़ी हुई है। आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड दैट। आपको इन सबको एक जगह पे समेटना, एक सीक्वेंस में पढ़ना, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम रहता है और रहने वाला है। जब भी मैंने अपेयर किया था फॉर माई एग्जामिनेशन, जब भी सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने अपेयर किया था, ये सेम फेज़ से वो भी गुजरे थे। आज आप वो फेज़ पे हैं। जस्ट एक छोटा सा चीज़ मैं आपको कहना चाह रही हूँ गाइज, जितनी चीज़ें मेस हो रखी है या चीज़ें हैपजार्ड हो रखी है, उसको पैनिकली ना लें। What I personally do is just jot the things down. There are multiple things going in and around life today. काफ़ी सारी चीज़ें पर्सनली मैं कहने जाऊँ तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। लेक्चर है, शूट है, बुक है, प्लस क्लास होते हैं, स्पेशल क्लासेस होती है, यूट्यूब के सेशंस होते हैं, घर है, परिवार है। ये सब कुछ को साथ में मैनेज करना, कई बार हमको ये स्ट्रेसफुल लगता है कि ओ माय गॉड, इतनी सारी चीज़ें अब कैसे करें। कुछ डेडलाइंस मीट करनी है, कोई प्रैक्टिसिंग के क्लासेस, कुछ ये करना है, कुछ वो करना है। What I personally do is jot it down. I still till date I take a diary, I take a pen, I jot it down. मुझे कितनी चीज़ें करनी है, ये चीज़ों को पेन पेपर पे लिखिए गाइस। 10 मिनट का एडिशनल एफर्ट्स लगेगा, हाँ लगेगा, बट आफ्टर 10 मिनट्स यू विल बी क्लियर इन योर माइंड कि अब मुझे कौन से काम को प्रायोरिटी देनी है, कौन सा काम आप डेलीगेट कर सकते हो, कौन सा काम ऐसा है जो आप डेलीगेट नहीं कर सकते हो, कौन सा काम ऐसा है जो आप डीले करना चाहते हो, कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा पार्ट ऐसा है जो आप बाद में पढ़ोगे तो चलेगा। ये सब कुछ तभी ही पता चलेगा व्हेन यू प्लान इट। एंड ये प्लानर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 15-20 दिन का बनाओ, चाहिए तो एक दिन का बनाओ, चाहिए तो नेक्स्ट 4-5 घंटों का बनाओ, चाहिए तो एक हफ्तों का बना लो, वॉट एवर यू आर कंफर्टेबल विथ। पेन इट डाउन गाइज, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग विच आई वॉन्टेड टू से इज, आज ये वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ाई तो करने ही वाले हैं, कुछ फ्री रिसोर्सेज के बारे में मैं डिस्कस करने वाली हूँ, बट उसके पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी को ये समझाना कि ये क्रूशियल टाइम पे अगर आप हेस्ट कर रहे हो, पैनिक कर रहे हो, घाई घाई में चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हो, आउटपुट विल नॉट बी एज गुड एज यू वॉन्ट। Haste is not going to help you. Hurry is not going to make you speedy. In fact, it will create a kind of trouble. काफ़ी सारी चीज़ें घाई घाई करने में बिगड़ जाती है, फिर एट दी एंड स्टूडेंट्स कीप ऑन रिपेंटिंग कि ओ माय गॉड, मैंने घाई घाई करके इसको ऊपर ऊपर से पढ़ लिया था, अब कुछ भी याद नहीं आ रहा है। सो चीज़ों को पैनिकली ना लें। अगर आपको लगता है काफ़ी सारी चीज़ें एट अ टाइम आ चुकी है, आपने पेन डाउन कर लिया है, नाउ टेक सम टाइम, डीप ब्रीथ, मेडिटेशन करना शुरू कीजिए। ठीक है, 5 मिनट्स का एडिशनल एफर्ट्स लगेगा, बट स्टिल आई एम वेरी श्योर थ्रू आउट द डे यू विल बी काम। ठीक है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी काम। इस समय पे कोई भी पैनिक ना करे, कोई भी पैनिक ना करे। सो दीज आर द टू वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज जो मुझे आपको देने हैं। सबसे पहला, चीज़ों को लिख दीजिए, पेन इट डाउन, टू डू बना लीजिए, टू डू लिस्ट बना लीजिए। It really helps. I personally do it every day wherein I feel कि there are ample of work for me to do and manage. ठीक है। सेकेंड थिंग, मेडिटेट कीजिए गाइस। अगर आपको लग रहा है कोई चीज़ें अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट कर रही है आपके लाइफ में, इन ऑर्डर टू हैव अ पीसफुल काम जर्नी थ्रू आउट द डे, प्लीज मेडिटेट 5 मिनट्स ऑफ योर टाइम एंड ट्रस्ट मी यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी विद द आउटपुट ऑफ द डे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंटली प्लीज़ फॉलो दिस। एंड आज मेरे पास आपके लिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट सी गुड न्यूज़ है गाइज, एंड दैट इज़ विथ रिगार्ड्स टू द फ्री रिसोर्सेज विच वी हैव ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। सो व्हाट इज़ हैपनिंग, आप सभी लोगों ने मुझे ये रिक्वेस्ट करके रखी थी कि मैम टेस्ट सीरीज लिखनी है, टेस्ट सीरीज चैप्टर वाइज लिखनी है, एंड हम भी कहते हैं कि येस यू नीड टू राइट इट राइट बिफोर ICI चेक्स योर पेपर। So yes, this is a time that we have launched the free test series, MCQ टेस्ट सीरीज, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज। नव ये जो टेस्ट सीरीज है, ऑडिट का पेपर होने वाला है 26 ठीक है, 26 एनरोल करने के लिए आपको यूज़ करना है कोड, क्योंकि ये कोड यूज़ करने से यू विल बी एलिजिबल टू गेट द बेनिफिट ऑफ द टेस्ट सीरीज। मैम कैसे, बताती हूँ। सो दिस इज़ द मेगा रिविजन फ्री टेस्ट सीरीज। यहाँ पे हम करवाएंगे आपको प्रैक्टिस ऑफ 20 MCQs विद इन 40 मिनट्स। ठीक है,
ऑडिट का पेपर विल बी ऑन 26। आपको यूज़ करना है कोड ऑडिट सार, एंड जो भी विनर है एवरी टेस्ट के लिए वी विल बी सिलेक्टिंग द विनर्स, एंड विनर्स ऑब्वियसली विल बी बेस्ड ऑन द रैंक्स, द नंबर्स विच यू स्कोर, एंड ईच एंड एवरी टेस्ट के लिए जो भी विनर है विल बी एलिजिबल फॉर गेटिंग द वाउचर्स वर्थ 1000। This is for CA intermediate as well as for CA final students. So CA इंटरमीडिएट का जो ऑडिट का पेपर है वो है 25 को, CA फाइनल का जो ऑडिट पेपर है वो है 26 को. सो मेक द मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ दिस मेगा रिविजन फ्री टेस्ट सीरीज ऑन MCQs. ठीक है. ऑल्सो गाइज वी ऑल आर प्लानिंग टू हैव अ डिस्क्रिप्टिव पेपर एज वेल, सो प्लीज लेट अस नो इन केस यू वांट अस टू मेक टेस्ट सीरीज रिटर्न डिस्क्रिप्टिव. आप ये भी ले सकते हो. एंड हाँ, ऑन टॉप ऑफ दैट आई वांटेड टू टेल यू ऑल गाइज, मैंने सिर्फ ऑडिट के लिए, पूरा ग्रुप नहीं, सिर्फ ऑडिट के लिए रिटर्न टेस्ट सीरीज भी अनअकैडमी स्टूडेंट्स के लिए रेडी रखी थी प्लस कोर्सेज के लिए. इन केस एनी स्पेशल क्लास स्टूडेंट्स वांट्स टू राइट इट, मैंने इसको भी ड्राइव पे अपलोड करके, वो ड्राइव की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड करवा दूंगी. सेकेंडली, yeah, so this was about the test series guys. Please enroll to the test series, evaluate yourself before ICI evaluates. ठीक है. and ये टाइम टेबल देखने के बाद you will be realizing कि you have couple of days in hand, start preparing and test series appear कीजिए. सेकेंड, मेरे रिविजन वीडियोस चल रहे हैं ऑन अनअकैडमी लाइव CA फाइनल अनअकैडमी लाइव, ये वाले यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे मैं काफ़ी सारे हद तक अच्छे खासे चैप्टर्स के रिविजन करवा रही हूँ. एंड इन द नेक्स्ट मंथ, दैट इज मार्च, बच्चों मार्च फर्स्ट वीक में वी आर प्लानिंग टू हैव विथ यू ऑल द प्रैक्टिस सेशंस ऑफ RTP MTP. ये मैं क्यों बता रही हूँ, ये मैं इसके लिए बता रही हूँ सो दैट यू कैन प्लान इट अकॉर्डिंगली, एंड आपकी जो स्टडी पैटर्न है उसको आप इन सिंक लेकर के आकर के तैयारी कर सकते हैं. ऑल्सो गाइज, देर इज़ अ रेडी ट्रैकर अवेलेबल फॉर माई CA फाइनल क्लासेस. गाइज, हम लोगों ने फास्ट ट्रैक बैच लॉन्च किया है फॉर FR एंड ऑडिट. हम लोगों ने रेगुलर कोर्सेज लॉन्च कर लिए हैं फॉर ऑल द 4 सब्जेक्ट May 22 November 22 ऑनवर्ड्स. एंड गाइज, काफ़ी सारे स्पेशल क्लासेस भी चल रहे हैं. सो इसकी रेडी लिंक्स, कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम हमको लिंक नहीं मिल रही है. ये रेडी लिंक अवेलेबल है इन द गूगल फॉर्म, एंड दिस इज नोन एज CA फाइनल ऑडिट ट्रैकर. इस ट्रैकर की लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड करवा दूंगी. सो प्लीज़ फील फ्री टू एक्सेस ऑल दीज फ्री रिसोर्सेज, मेक द मैक्सिमम आउट ऑफ दीज बेनिफिट्स. एंड अगर आपको लगता है कि कोई और चीज़ों की ज़रूरत है, वी एट अनअकैडमी आर ऑलवेज देयर विथ यू. ठीक है. सो विदाउट एनी हेजिटेशन, पोस्ट योर कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो. ऑल द वेरी बेस्ट. नाउ यू कैन स्टार्ट विथ योर रिविजन. हेलो एवरीवन, स्टूडेंट्स, आज हमें एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है, एंड दैट इज नन अदर देन ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. नाउ इस कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऑडिट को पढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं कि ये सब्जेक्ट को, मतलब ये चैप्टर को पढ़ना क्यों ज़्यादा ज़रूरी है. समझो गाइज, इफ इट ऑल दिस इज अ कंपनी, दिस इज होल्डिंग मोर देन 50% ऑफ शेयर्स इन दिस कंपनी. तो डोंट यू फील this company will be a baby company, a child company to this parent company. इस चाइल्ड कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इस पेरेंट कंपनी ने इन्वेस्टमेंट करके रखा है. इतना समझ में आया? ठीक है. आप जो हो, यू आर द शेयर होल्डर्स ऑफ दिस पेरेंट कंपनी. आपने पैसा इन्वेस्ट किया है इस पेरेंट कंपनी में. सो अल्टीमेटली कैन आई से, आपका पैसा डायरेक्टली एक चाइल्ड कंपनी में ना जा करके पेरेंट कंपनी के वाया रोटेट होकर के चाइल्ड लिमिटेड में आया है. यस, इतना पक्का है. अब समझो गाइज, व्हेन वी टॉक अबाउट योर इन्वेस्टमेंट, हमारे शेयर होल्डर्स को ये भी जानना होगा, आपको खुद को ये जानना होगा कि जो सब्सिडरी कंपनी में, जो चाइल्ड लिमिटेड में, जो बच्चा कंपनी है, उस कंपनी में जो असेट्स है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो पोजीशन है, जो प्रॉफिटेबिलिटी है, वो कैसी चल रही है. सो यूजुअली व्हाट वी ट्राई डूइंग इज, इस पेरेंट कंपनी को कहते हैं कि जनाब सुनिए, आप 2 स्टेटमेंट्स बनाइए. अकेला आपके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को शो करे, उसको हम लोग कहते हैं स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. क्या कहते हैं? स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. और एक ऐसा जहाँ पे इस पेरेंट कंपनी के साथ मिला करके सारे सब्सिडरीज, सारे एसोसिएट्स, सारे कंपोनेंट्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जोड़ करके बनाने वाला, उस स्टेटमेंट्स को हम कहते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. एवरीवन clearly understanding this? So that is consolidated financial statements.
सो बनाने के पीछे का कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के पीछे का कारण ये है दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजर विल हैव अ क्लियर पिक्चर दैट इफ दे आर इन्वेस्टिंग इन दिस पेरेंट कंपनी दे हैव इन्वेस्टेड इन विच सब्सिडरीज, उस सब्सिडरी का पोजीशन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसा है, उस सब्सिडरी के डूबने के चांसेस तो नहीं है, परमानेंट डिमिन्यूशन तो नहीं होने वाला है, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है, ग्रोथ, क्योंकि सब्सिडरी जब भी बढ़ेगा अल्टीमेटली उसका बेनिफिट पेरेंट कंपनी को भी मिलेगा। सब्सिडरी अगर डिमिन्यूशन पे है तो उसका इफेक्ट पेरेंट कंपनी के भी फाइनेंशियल पोजीशन पे आएगा। सो ये सब जानने के लिए एवरी कंपनी विच इज अ होल्डिंग कंपनी प्रिपेयर्स कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अंडरस्टैंडिंग दिस। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में बीइंग सीए फाइनल स्टूडेंट्स हमें क्या पढ़ना है, ऑडिटिंग के पर्सपेक्टिव से क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। पॉइंट नंबर 1 गाइज, इस चैप्टर को ना मैं यूजुअली फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग 2 पार्ट्स में डिवाइड करने वाली हूँ। क्या? पहला पार्ट है जो हमें पढ़ना है दैट इज अकाउंटिंग एस्पेक्ट। जैसे कि मैंने आपको कहा कंसोलिडेटेड में हम लोग मर्ज करते हैं फाइनेंशियल्स ऑफ सब्सिडरीज, एसोसिएट्स एंड स्टफ, राइट? So whenever we talk about merging the financial statements, इसका मतलब ये तो नहीं होता ना कि लाइन बाय लाइन प्लस करके लिखते जाओ, नहीं। प्रेजेंटेशन, वैल्यूएशन कैसे किया जाए उसका एक पूरा अकाउंटिंग एस्पेक्ट देखेंगे हम। तो सबसे पहला पार्ट ऑफ दिस चैप्टर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज द अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो अकाउंटिंग में क्या करेंगे, इंड एएस का पर्सपेक्टिव पढ़ेंगे, एएस के पर्सपेक्टिव पढ़ेंगे, कंपनीज एक्ट सेक्शन नंबर 129 के पर्सपेक्टिव पढ़ेंगे, शेड्यूल 3 के डिस्क्लोजर्स की फॉर्मेटिंग देखेंगे। सो ये सब कुछ हम लोग फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर में देखेंगे। देन वी विल मूव टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर दैट इज ऑडिटिंग एस्पेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहला था अकाउंटिंग, दूसरा आएगा ऑडिटिंग। ऑडिटिंग में हम लोगों को क्या पढ़ना है, ऑडिटिंग में ज़्यादातर हम लोग चीज़ें स्टार्ट करेंगे फ्रॉम पेरेंट कंपनी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑडिटर को क्या प्रोसीजर्स अप्लाई करने हैं, अकाउंटिंग एस्पेक्ट को कैसे इवैल्यूएट करना है, एंड फाइनली ये चैप्टर विल एंड बाय रिपोर्टिंग का क्या सिनेरियो है। ठीक है, सो इस चैप्टर को हम लोगों ने 2 हिस्सों में बांटा है, दैट इज वेरी गुड, वेरी राइटली सेड, दिस इज अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स एंड अदर इज ऑडिटिंग एस्पेक्ट्स। तो सबसे पहला अकाउंटिंग एस्पेक्ट को पढ़ लेते हैं, उसके बाद किताब में चल करके रीड रिवाइज कर लेंगे। शुरू करें? पक्का? चल, अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब देखिए गाइस, अकाउंटिंग एस्पेक्ट में सबसे पहले एक ज़माना ऐसा था जहाँ पे हम अकाउंटिंग एएस के हिसाब से करते थे। कैसे करते थे? एएस के हिसाब से करते थे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 21 was playing role when it came to preparation, presentation, showing of financial consolidated financial statements. So AS 21। तो सबसे पहली बात हम लोग कर लेते हैं AS 21 की। समझे गाइस, AS 21 का क्या कहना था और AS 21 आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, समझिए। पॉइंट नंबर 1, AS 21 कहता है कि अगर कोई भी पेरेंट कंपनी ने कोई भी सब्सिडरी कंपनी, कोई भी छोटू बेबी लेवल छोटू कंपनी, चाइल्ड कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके रखा है तो आपको इसका वैल्यूएशन करना होगा और इट इज़ टोटली डिपेंडेंट अपॉन द इंटेंशन, इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन द इंटेंशन। अब एक चीज़ समझ लेते हैं, समझो। आप हो ऑडिटर, आप गए हो इस पेरेंट कंपनी में, इस पेरेंट कंपनी में जाने के बाद आपने यहाँ के मैनेजमेंट, ये जो लोग दिख रहे, इनके मैनेजमेंट को कहा कि सर ये जो आपने एस लिमिटेड में होल्डिंग करके रखा है, कितना एस लिमिटेड में होल्डिंग करके रखा है, वो लंबे समय तक चलाने वाले हो या इमीडिएटली बेच देने वाले हो, ये आपने उनको पूछा। इनका इंटेंशन तो था कि वो लॉन्ग टर्म इनको होल्ड करें क्योंकि सब्सिडरी कंपनी में अभी अभी उन्होंने पैसे इन्वेस्ट करना शुरू किया। बट जैसा ही उन्होंने देखा कि सब्सिडरी कंपनी अभी तो बडिंग कंपनी अभी तो शुरू हो रही है, उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, ज़्यादा लंबा तो नहीं, हम तो इसे बेच देने वाले हैं। क्या बोला? हम तो इसे बेच देने वाले हैं। मैंने कहा कि सर 60% ऑफ शेयर्स ओन करके बैठे हो, आर यू श्योर इसको बेच देने वाले? हाँ हाँ मैम, वो तो क्या मार्केट के फ्लक्चुएशन का बेनिफिट उठाने के लिए हम लोगों ने शेयर्स खरीद लिया इन दिस चाइल्ड लिमिटेड, बट अब हम इसे लंबा नहीं चलाने वाले हैं। किसने कहा? यहाँ के मैनेजमेंट। अब मेरा काम क्या है, आई बीइंग ऑडिटर, हम इस कंपनी के मैनेजमेंट के इंटेंशंस के हिसाब से इसका प्रेजेंटेशन देखेंगे। अगर इस कंपनी के मैनेजमेंट का इंटेंशन इज नॉट टू होल्ड द कंट्रोल, देन वी विल नॉट आस्क देम टू कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर इनका इंटेंशन सिर्फ टेम्पररी होल्ड करना है तो हम इनको कहेंगे कि सर AS 21 को लागू ना करवाया जाए, रैदर यहाँ पे प्रेजेंटेशन होना चाहिए एज पर AS
13 विच इज टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। रिवाइज रिकैप्चुलेट क्या कहा, हम मैनेजमेंट के पास जाएंगे, मैनेजमेंट को पूछेंगे कि सर आपका इंटेंशन क्या है, ये 60% मतलब एनी परसेंटेज मोर देन 50, इतना परसेंटेज आपने होल्ड किया है इन सम बेबी कंपनी, इस बेबी कंपनी के शेयर्स को आप होल्ड कितना करने वाले हो, लॉन्ग टर्म है, डू यू हैव द इंटेंशन टू होल्ड द कंट्रोल ओवर दैट सब्सिडरी, इफ येस then you need to prepare consolidated financial statements as per 21. If not, if they say कि नहीं ma'am this is temporary holding, we will sell the shares, we will not hold the control, if we are not going to hold the control we need to make this as AS 13 investment accounting। इतना समझा? तो मैम टोटली इंटेंशन पे बेस्ड है ये। हाँ जी, तो मैम ये मैनेजमेंट खिलवाड़ कर सकता है, इनका इंटेंशन हो भी सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट होल्ड करने का, ये लोग ना कह सकते हैं, क्या करें, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं। AS 21 का क्राइटेरिया विद रिस्पेक्ट टू कंसोलिडेशन टोटली इज डिपेंडेंट ऑन इंटेंशन, भले नंबर ऑफ शेयर ज़्यादा हो कम हो, इंटेंशन है टू होल्ड द कंट्रोल कंसोलिडेट, नॉट टू होल्ड द कंट्रोल इन्वेस्टमेंट। डन, पक्का। अब यहाँ पे आते हैं कुछ और एक्सेप्शन। सो इसके एक्सेप्शन में क्या है ज़रा समझते हैं। ये है 50% का कंट्रोल। अब आता है इंटेंशन तो है टू सेल द रिलेशनशिप, तो आपको CFS नहीं बनाने हैं, या फिर अब ये आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखिए गाइस, एंड टू रेड्यूस और द रिलेशनशिप ऑफ द पेरेंट और सब्सिडरी। बेसिकली मैंने पहला एक्सेप्शन क्या बताया, अगर आपका इंटेंशन नहीं है टू होल्ड द कंट्रोल तो आप लोगों को CFS बनाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा चीज़, या फिर पेरेंट और सब्सिडरी कोई ऐसे रिलेशन में है जहाँ पे देयर इज़ अ लॉन्ग टर्म सीवियर रेस्ट्रिक्शन ऑन फंड ट्रांसफ़र, सब्सिडरी कंपनी अपने पेरेंट कंपनी को फंड ट्रांसफ़र नहीं कर पाए, अगर ऐसे, देखो, रिलेशनशिप ऑफ पेरेंट विद सब्सिडरी एसोसिएट JV ऑपरेट अंडर सीवियर लॉन्ग टर्म रेस्ट्रिक्शंस, फंड रेस्ट्रिक्शंस which significantly impairs the ability to transfer the funds to the parent company। अगर सब्सिडरी कंपनी में मान लीजिए बहुत ज़्यादा पैसा चल रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी भी है, बट ये प्रॉफिटेबिलिटी का बेनिफिट सब्सिडरी कंपनी अपने पेरेंट कंपनी को ना दे पाए, यह दूसरा एक्सेप्शन जहाँ पे CFS बनाने की ज़रूरत नहीं है एज पर AS 21। तो मैम अगर ये CFS नहीं बनाएंगे तो क्या करेंगे, क्या कहा हमने, यहाँ पे आप वैल्यूएशन करोगे एज पर AS 13। एवरीवन अंडरस्टैंडिंग, परफेक्ट, एकदम श्योर। चलो नेक्स्ट आता है AS के बाद इंड AS 110 पे। नाउ अगेन अंडरस्टैंड, एज आई टोल्ड यू गाइज कि मैनेजमेंट इंटेंशन के बेसिस पे, मालाफाइड इंटेंशन के बेसिस पे चीज़ें गुमराह कर सकता है। अब यहाँ पे अगर इंड AS में हम लोग मैनेजमेंट से पूछने गए कि सर क्या आप ये इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हो, अब वो लोग फिर से खिलवाड़ करेंगे, अपने दिमाग में सोचेंगे कि इन्वेस्टमेंट शो करना चाहिए या मुझे लाइन बाय लाइन कंसोलिडेशन करना चाहिए, झूठ बोल सकते हैं। इंड AS ने ये टंटा ही खत्म किया। इंड AS क्या बोलता है, इंटेंशन डजेंट मैटर। क्या बोलता है, इंटेंशन डजेंट मैटर। अगर आपका इंटेंशन हो कंट्रोल होल्ड करने का, या आपका इंटेंशन ना हो कंट्रोल होल्ड करने का, कंसोलिडेशन करना ही पड़ेगा। क्या, कंसोलिडेशन करना ही पड़ेगा विदाउट एनी सेकेंड थॉट। अगर आपका कंट्रोल मोर देन 50% है इन एनी अदर कंपनी, इन एनी बेबी लेवल कंपनी, आपको उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मर्ज करने ही पड़ेंगे। इतना समझा? बट या अगर कोई कंपनी का काम ही ये है जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट ही करते हो, जैसे कि बताते हो, ये जो कंपनी दिखाई दे रही है, यस दिस कंपनी इज एन इन्वेस्टमेंट कंपनी। मैम मतलब ये कंपनी का काम ही क्या है, कई सारे मासूम शेयर होल्डर्स के पास से पैसा लेना, ऐठना नहीं, लेना। जैसे कि ये कंपनी उनके सारे जो शेयर होल्डर्स रहेंगे उनसे पैसा लेंगे, ये कंपनी के पास एक बड़ा सा फंड जमा हो जाएगा। ये फंड ये लोग इन्वेस्ट करेंगे इन कंपनीज, इन अलग अलग कंपनीज, कंपनी A, कंपनी B, कंपनी C, कंपनी D, ये अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कंपनी इन्वेस्ट करता रहेगा। मैम तो इनका मेजर काम क्या है, ट्रेडिंग करना है? नहीं। मैन्युफैक्चर करता है? नहीं। मैम फैक्ट्री चलाता है? नहीं। तो क्या कर रहा है, फंडिंग कर रहा है। मैम कैसे, ये सारा पैसा जो उन्होंने शेयर होल्डर्स के पास से लिया, ये पूरा पूल उन्होंने इन्वेस्ट किया इन सारी अलग अलग कंपनीज। अब ये जैसे कंपनी ग्रो होगी, उनके डिविडेंड से, उनके इंटरेस्ट इनकम से, कैपिटल अप्रिसिएशन से ये कंपनी कमाएगा। ऐसी कंपनी को हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट कंपनी। अगर ये इन्वेस्टमेंट कंपनी है और मैं जाकर के यहाँ पे कह दूँ कि सर
आपको ना CFS बनाना पड़ेगा। वो मुझे क्या बोलेगा, अरे मैम आज मैं इस कंपनी में 60% होल्ड करके बैठा हूँ, कल मैं उस कंपनी में 60% होल्ड करके बैठूंगा मैम, उसके बाद मैं उस कंपनी में 60% होल्ड करके बैठूंगा। तो क्या हर कंपनी के CFS बनाते बैठो? काम कब करूंगा? मैं तो सिर्फ बैलेंस शीट बनाता रह जाऊंगा। अब इन दैट केस इंड AS 110 ने इन्वेस्टमेंट कंपनी को कहा कि जा, माफ किया। तो ओनली इन्वेस्टमेंट कंपनी हैज अ रिलैक्सेशन, दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर CFS अंडर इंड AS। मैम अदर कोई भी सिचुएशन हो अदर देन दिस, आपको कोई भी सिचुएशन में एग्जाम्पशन नहीं मिलने वाला है, यू हैव टू प्रिपेयर CFS। समझ में आया? पक्का? किताब में चले? चलो, इंड AS 110। सो इंड AS 110, नो एग्जाम्पशन मिलने ही नहीं वाला है फॉर टेम्पररी होल्डिंग्स, कंसोलिडेशन इज मैंडेटरी। बट हाँ, अगर इन्वेस्टमेंट कंपनी रहा तो नो CFS। मैम हाउ विल वी अंडरस्टैंड ये इन्वेस्टमेंट कंपनी है कि नहीं है? इन्वेस्टमेंट कंपनी आगे मैंने पढ़ाया है कि क्या होता है इन्वेस्टमेंट कंपनी। चलिए, सो दिस इज दिस। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 129। अब तक हम लोगों ने अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूएशंस देखा। अब हम लोग कंपनीज एक्ट के पर्सपेक्टिव भी देख लेते हैं कि शेड्यूल 3 के रिक्वायरमेंट्स क्या है। सेक्शन नंबर 129 कहता है एवरी होल्डिंग कंपनी विल हैव टू मर्ज देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विथ द सब्सिडरी, द एसोसिएट एंड JV, जॉइंट वेंचर्स। नाउ इन दैट केस कंसोलिडेशन कब नॉट रिक्वायर्ड है? कंसोलिडेशन कब नॉट रिक्वायर्ड है? जहां पे इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी है। मतलब समझाती हूँ, अंडरस्टैंड गाइस। कंपनी ए is holding shares in company B. Company A is holding shares in company B. Company B is holding shares in company C. This is a chain holding. मैम कंपनी A ने कितना होल्ड कर रखा है? कंपनी A ने होल्ड कर रखा है 70% इन B, कंपनी B ने होल्ड कर रखा है 60% इन C। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे लॉजिकली देखने जाए तो कंपनी B इज अ होल्डिंग कंपनी ऑफ कंपनी C। कंपनी B इज अ होल्डिंग कंपनी ऑफ कंपनी C, यस। बट इंटरमीडिएटली अगर ये कंपनी इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी है, क्या है? इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी है, एंड B की जो अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी है A अगर ऑलरेडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स CFS के हिसाब से बना रहा है, ROC में सबमिट कर रहा है। दूसरा, B के सारे शेयर होल्डर्स को हम लोगों ने इत्तला किया है, सुनो 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 गाँव वालों, कंपनी B जो है वो कंसोलिडेशन नहीं करेगी। क्या आपको चलेगा? सारे शेयर होल्डर्स ने हमको कहा है हाँ चल जाएगा। एंड थर्ड कंडीशन, कंपनी B इज नॉट अ लिस्टेड एंटिटी। कंपनी B अगर अनलिस्टेड रहा, अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हुई, कौन सी 3? पहला, अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी CFS बना रहा है, मतलब कंपनी A CFS बना रहा है। कंपनी B के सारे शेयर होल्डर्स को हम लोगों ने इन राइटिंग में इन्फॉर्म किया है कि सर हम लोग कंसोलिडेशन नहीं करने वाले हैं, कि आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो बता दीजिए। किसी को ऑब्जेक्शन नहीं। सेकंड कंडीशन फुलफिल। तीसरी कंडीशन, अगर कंपनी B अनलिस्टेड है तो चल जाएगा, ये लिस्टिंग के प्रोसेस में नहीं होनी चाहिए। अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो सेक्शन 129 कहता है कि आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट करने की एज पर शेड्यूल 3 जरूरत नहीं है। एवरीवन अंडरस्टैंड्स इट? तो देखो बच्चों, अकाउंटिंग में मैंने 3 एस्पेक्ट्स पढ़ा है। 21 पढ़ा है, उसका एक्सेप्शन ज़रा ओवरव्यू करवाया। 110 पढ़ाया, उसका एक्सेप्शन ज़रा ओवरव्यू करवाया। 129 के हिसाब से प्रेजेंटेशन बताया, उसका एक्सेप्शन ओवरव्यू करवाया। सो दिस वाज द ओवरव्यू ऑफ अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स ऑफ CFS। आई होप दैट इज सुपर क्लियर। आगे बढ़े, किताब में चल करके एक बार रीड कर ले। चल, सो दिस वाज विथ रिगार्ड्स टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंड AS 129 का पॉइंट पढ़ना था। CFS बनाना है एज पर शेड्यूल 3 टू कंपनीज एक्ट। कंसोलिडेशन जरूरी है। ऑलवेज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंसोलिडेट होने चाहिए विद सब्सिडरीज। यू नीड टू कंप्लाई विद सम स्पेसिफिक रूल्स ऑफ कंसोलिडेशन, बट हाँ, नो कंसोलिडेशन इज रिक्वायर्ड इफ एट ऑल द कंडीशन अंडर 2 आर फुलफिल्ड। मैम व्हाट आर द कंडीशन? पॉइंट नंबर 1, द कंपनी इज अ होल्ली ओन्ड या फिर पार्शियली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ सम अनदर कंपनी। B, मेरे एग्जाम्पल के लिए, B was wholly owned या partially owned company of A. B was wholly owned या partially owned company of A. ठीक है, satisfied। दूसरा, and the shareholders are intimated in writing। बेसिकली सारे शेयर होल्डर्स को इंटीमेटेड इन राइटिंग किया है कि कोई ऑब्जेक्शन नहीं है ना, देर इज नो ऑब्जेक्शन।
अनलिस्टेड कंपनी है, एंड द अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी ए, जो अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी है, दैट इज प्रिपेयरिंग CFS एंड वो ROC में सबमिट कर रहे हैं. एवरीवन कूल? सो दैट वाज द ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स. यहाँ पे ओवरव्यू खत्म होता है गाइस. अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं. वो इन्वेस्टमेंट कंपनी का डेफिनेशन भी पढ़ा देती हूँ मैं आपको. हियर यू गो. इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या कंपनी होती है? पॉइंट नंबर 1, इन्वेस्टमेंट कंपनी का मतलब होता है विच ऑब्टेन फंड्स. जैसे मैंने आपको कहा कि हम पब्लिकली फंड्स जमा करते हैं फ्रॉम वन और मोर इन्वेस्टर्स फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग देम द इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज. हम लोग उनको बोलते हैं कि सर आप हम में इन्वेस्ट करो, हम किसी और कंपनी में इन्वेस्ट करके कमा लेंगे. Commits to its investors that its business purpose is to invest funds solely. मैंने आपको कहा ना वो ट्रेड कर रहा है, ना वो मैन्युफैक्चरिंग कर, कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ कर रहा है ट्रेड. सिर्फ और सिर्फ कर रहा है ट्रेड. ठीक है. सो यहाँ पे दे आर अर्निंग ओनली फ्रॉम कैपिटल अप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट इनकम या फिर बोथ. इसके बाद measures and evaluate performance substantially on the basis of investment on fair value. हम लोग fair value के basis पे इन्वेस्टमेंट को वैल्यू करते हैं, क्योंकि हमारा काम ही ये है इन्वेस्टमेंट करना. तो कंपनी के इन्वेस्टमेंट में ज़रा सा भी अंतर हो जाता है, ज़रा सा भी बढ़ोतरी, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो जाता है, तो यहाँ पे कंपनी को फेयर वैल्यू के बेसिस पे उसको वैल्यू करना है. नो नीड ऑफ CFS बनाने की ज़रूरत नहीं है. कब नहीं है? नो नीड फॉर CFS कब नहीं है? इफ़ सच कंपनी इज़ एन इन्वेस्टमेंट कंपनी. तो हम लोग बोलते हैं कि अगर इंडियाज़ 110 के तहत इन्वेस्टमेंट कंपनी, से फॉर एग्जांपल कोई भी XYZ इन्वेस्टमेंट कंपनी ले लो, ये इन्वेस्टमेंट कंपनी अपना इंक्रीमेंट, जैसे कि इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, एग्जाम्पल लेकर के बताओ. चल, सो दिस इज़ अ कंपनी, दिख रहा है, दिस इज़ इन्वेस्टमेंट कंपनी. मैम इसने क्या करके रखा है? उसने कई सारी छोटे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके रखा है. ठीक है, छोटी छोटी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके रखा है. अब ये इन्वेस्टमेंट कंपनी ने जो छोटी छोटी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके रखा है, क्या करके रखा है? इन्वेस्टमेंट जो करके रखा है, इस छोटी छोटी कंपनीज में जो प्रॉफिट हो रहा है ना, मतलब इंक्रीमेंट हो रहा है. जैसे कि मैंने इस छोटी कंपनी में 10 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करके रखा था, अब ये वैल्यू हो चुका है 12 करोड़, तो मेरे को 2 करोड़ का प्रॉफिट हुआ. तो वो लोग कहते हैं अकाउंटिंगली ये पेरेंट कंपनी ये 2 करोड़ रुपया शो कर रहा है एज FVTPL, दैट इज फेयर वैल्यू थ्रू PNL. हम लोग फेयर वैल्यू थ्रू PNL में क्या चीज़ लेकर के जाते हैं? जो है प्रॉफिट फ्रॉम योर ऑपरेशंस. एंड यहाँ पे करंटली फॉर दिस इन्वेस्टमेंट कंपनी इंक्रीमेंट इन द सब्सिडरीज या फिर प्रॉफिटेबिलिटी इन सब्सिडरीज इज योर ऑपरेशन. यहीं से तो कमा रहे हम लोग. तो यही मेजर क्राइटेरिया है FVTPL. ठीक है. एंड मेजर्स ऑल इट्स सब्सिडरीज एट FVTPL, फेयर वैल्यू थ्रू PNL. अ पेरेंट कंपनी शैल डिटरमाइन इट इज़ अ इन्वेस्टमेंट कंपनी. सो हाउएवर, अब यहाँ पे ध्यान दो, पेरेंट कंपनी ऑफ ऑल द इन्वेस्टमेंट कंपनी. मैम ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया. अब तक के लिए मैंने क्या बताया था? इन्वेस्टमेंट कंपनी बताया, राइट. अब हर पापा का एक पापा होता है जिसे हम दादाजी कहते हैं, राइट. ये छोटी छोटी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किसने करके रखा है? इन्वेस्टमेंट कंपनी ने. अब ये इन्वेस्टमेंट कंपनी में भी K लिमिटेड ने इन्वेस्टमेंट करके रखा है. मतलब K लिमिटेड इज अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी, उसने इन्वेस्टमेंट करके रखा है इस इन्वेस्टमेंट कंपनी में जिसका नाम है I लिमिटेड. इस I लिमिटेड ने होल्डिंग करके रखा है इस ABCDE कंपनी. इतना समझा? पक्का? श्योर. अब देखो क्वेश्चन ये उठता है कि क्या K लिमिटेड को CFS बनाना है? अगर हाँ, तो कौन से कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जोड़ करके बनाना है? खाली I लिमिटेड के या फिर ABCDE के मिला करके? सोचो. मैम K कौन है? K इज अ होल्डिंग कंपनी ऑफ I इज इन्वेस्टमेंट कंपनी एंड I ने इन्वेस्टमेंट करके रखा है इन ABCDE. बताओ. करना है. ठीक है. सो वो लोग बोलते हैं अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी. जैसे कि होल्डिंग कंपनी ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी है, उस इन्वेस्टमेंट कंपनी को कंसोलिडेशन नहीं करना है, बट उसकी होल्डिंग कंपनी को कंसोलिडेशन करना है. उसकी होल्डिंग कंपनी को कंसोलिडेशन करना है अलॉन्ग विथ ऑल द सब सब्सिडरीज. ठीक है. सो यहाँ पे हाउएवर द पेरेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी, मैम कौन था हमारे एग्जाम्पल में पेरेंट? K.
ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी शैल कंसोलिडेट ऑल द एंटिटीज दैट इट कंट्रोल्स, किसको होल्ड कर रहा था, आई, इंक्लूडिंग दोज कंट्रोल्ड थ्रू इन्वेस्टमेंट कंपनी। कौन था ये, ए बी सी डी ई, एकदम समझ में आया, पक्का। तो यहाँ पे फिर से एक बार ड्रॉ कर लेती हूँ। के ने होल्डिंग किया है आई में, आई कौन है, इन्वेस्टमेंट कंपनी। इस इन्वेस्टमेंट कंपनी ने ए बी सी डी ई में होल्डिंग किया है, ए बी सी डी ई में होल्डिंग किया है। क्या के को सी एफ एस बनाना है, यस बनाना है। कौन से कंपनी के फाइनेंशियल्स मर्ज होंगे, आई के एज वेल एज इनके। बट मैं अगर के भी इन्वेस्टमेंट कंपनी निकला तो, जैसे कि के ने आई में इन्वेस्टमेंट किया, के ने एम में इन्वेस्टमेंट किया, आर में इन्वेस्टमेंट किया, वी में इन्वेस्टमेंट किया, एस में इन्वेस्टमेंट किया, ये सभी लोग इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो मॉरल ऑफ द स्टोरी सिर्फ इतना है, अगर आप इन्वेस्टमेंट कंपनी हो तो सीएफएस नहीं बनाना। अगर के का मुख्य काम ही ये है कि अलग अलग कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो बस आप खुद भी इन्वेस्टमेंट कंपनी माने जाओगे। अगर आप खुद इन्वेस्टमेंट कंपनी हो तो सीएफएस नहीं बनाना। अगर आप सादी कंपनी हो तो इन्वेस्टमेंट बनाना। अंडरस्टैंडिंग। सो कंक्लूजन सिर्फ इतना रखो, अंडरलाइन स्टेटमेंट्स मॉड्यूल में बहुत घुमा घुमा करके दिए, हम लोग एक वन लाइनर स्टेटमेंट समझ लें। जो भी कंपनी अंडर द क्राइटेरिया ऑफ 110 पैरा नंबर 31-33 इन्वेस्टमेंट कंपनी के क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर लेती है तो आपको सीएफएस नहीं बनाना। आप इन्वेस्टमेंट कंपनी के क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं करते तो आपको सीएफएस बनाने हैं। सिंपल। चलो, ये था अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स। यहाँ पे बच्चों हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, हमारा सबसे पहला पार्ट ऑफ दिस चैप्टर खत्म होता है। अब हम लोग दूसरा पार्ट ऑफ दिस चैप्टर स्टार्ट करें, दैट इज ऑडिटिंग एस्पेक्ट्स ऑफ सीएफएस। तो चलिए शुरू करें। सो द फर्स्ट थिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट कंपनी। देखो गाइस, जब भी हम ऑडिटिंग करते हैं, ऑडिटिंग के लिए द वेरी फर्स्ट नीड इज टू वेरी गुड मैनेजमेंट का प्रिपेरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड ही नहीं है तो आप ऑडिट किस चीज़ का करोगे। सो हम लोग पहले तो कंपनी के मैनेजमेंट मतलब पेरेंट कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को जानेंगे। भैया ये पेरेंट कंपनी की नीड है क्या, सबसे पहले अपने सारे कंपोनेंट्स को जान लें, आइडेंटिफाई कर लें, उनकी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर लें। अगर उनका गैप्स और पेरेंट कंपनी का गैप्स अलग है तो उसे कन्वर्ट कर लें। अगर उनकी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ पेरेंट कंपनी की अकाउंटिंग पॉलिसीज़ अलग है तो उसके हार्मोनाइज कर लें। ये सब किनका काम होना चाहिए, पेरेंट कंपनी का। तो सबसे पहला मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करते हैं कि पेरेंट कंपनी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट कंपनी, सबसे पहला आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू आइडेंटिफाई कंपोनेंट्स कि भाई साहब आपकी सब्सिडरी के डेफिनेशन में कौन आता है, आपके एसोसिएट के डेफिनेशन में कौन आता है, ब्रांच कौन है, जेवीज कौन है, ये सब। जहाँ जहाँ आपको लगता है सेगमेंट रिपोर्टिंग करवाना है, जहाँ जहाँ सेगमेंट डिवाइड हो रहे हैं, वहाँ पे सेगमेंटल रिपोर्टिंग के रिक्वायरमेंट्स को चेक करें। इसके बाद रिलेटेड पार्टीज को आइडेंटिफाई करें। देखिए गाइस, व्हेन देयर इज अ पेरेंट कंपनी, देयर इज अ सब्सिडरी कंपनी, ये दोनों के बीच में भी एक रिलेशन है विच इज नोन एज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। तो ये इंटर कंपनी लोन्स को आइडेंटिफाई करें। सेक्शन नंबर वेरी गुड 177 की रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, या फिर एएस इंडियस के हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई, 188 के हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। दिस इज ऑडिट कमिटी एंड दिस इज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। सो ऐसे सारे रिक्वायरमेंट्स को पेरेंट कंपनी जाने और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट अधेर करें। ऑप्टेन द कंप्लीट एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ऑफ द कंपोनेंट्स, मेकिंग अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट में गाइस दो एडजस्टमेंट्स आते हैं, एक होता है परमानेंट एडजस्टमेंट्स, परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स, एंड दूसरा होता है करंट, मतलब सिर्फ करंट ईयर के लिए कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। तो उस एडजस्टमेंट्स को देखें। हार्मोनाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड गैप कन्वर्शन। दैट अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क दिस एज एन एक्सपेक्टेड एग्जाम क्वेश्चन। इसके बाद आता है मैनेजमेंट ने अपना काम खत्म कर दिया। कंपनी का मैनेजमेंट आया, मैनेजमेंट आकर के बोलता है मैडम हमने पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रेडी कर लिए हैं, आइडेंटिफाई कर लिया है कंपोनेंट्स, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जो भी हार्मोनाइज करना था, कन्वर्ट करना था, सेगमेंट, रिलेटेड पार्टी,
एवरीथिंग इज डन एंड दिस इज ऑडिट रिपोर्ट। अब ये जो मैनेजमेंट है जो हमको ऑडिट रिपोर्ट देगा, ये मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट देने के बाद अब जिम्मेदारी स्टार्ट होती है हमारी, दैट इज ऑडिटर्स की। तो सबसे पहली बात, ऑब्जेक्टिव एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर क्या है? ऑब्जेक्टिव इज टू गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, बेसिकली टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ अबाउट कि जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वेदर दे आर गिविंग द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। ऑल्सो गाइज, ऑडिटर क्या करेगा, 143(1) याद है गाइज आपको, 143(1) के एरियाज में वो इंक्वायरी भी होल्ड करेगा। क्या है वो, समझते हैं। 143(1) टॉक्स अबाउट, वेरी गुड, यहाँ पे लिखते जाओ, दिखते जाएगा आपको। 143(1) टॉक्स अबाउट इंक्वायरीज। उसमें 6 पॉइंट्स पढ़े थे गाइज हम लोगों ने। 6 कौन से? सबसे पहला हम लोगों ने पढ़ा था ए स्टैंड्स फॉर एडवांसेस के लिए इंक्वायरी करना, बी स्टैंड्स फॉर बुक एंट्रीज के लिए इंक्वायरी करना, सी स्टैंड्स फॉर कंपनीज नॉट बीइंग इन्वेस्टमेंट कंपनी बट हैव सोल्ड सिक्योरिटी एट अ वैल्यू लेस देन कॉस्ट, उसके बारे में इंक्वायरी करना। तो ए क्या था, एडवांसेस, बी क्या था, बुक एंट्रीज के बारे में इंक्वायरी करना, सी फॉर दोज कंपनीज विच आर नॉट एन इन्वेस्टमेंट कंपनी, उसके बारे में इंक्वायरी करना, डी टॉक्स अबाउट अगर डिपॉजिट्स कंपनी ने शो करके रखे, एडवांसेस कंपनी ने शो करके रखे एज डिपॉजिट्स, सो डी स्टैंड्स फॉर एडवांसेस शोन एज डिपॉजिट्स, उसके बारे में इंक्वायरी करना। ई, व्हाट वाज ई? ई टॉक्स अबाउट पर्सनल एक्सपेंसेस, ई स्टैंड्स फॉर एक्सपेंसेस। सो कंपनी ने कोई पर्सनल एक्सपेंसेस अपने पीएनएल में डेबिट करके तो नहीं रखे, पीएनएल को चार्ज करके तो नहीं रखा। एफ, what is F? F stands for, E के बाद आता है F. F stands for if at all the company has issued shares for cash. F से आता है for cash. So if the company has issued shares for cash, तो whether appropriate cash is received, whether appropriate accounting entries are passed, तो इन एरियाज में ऑडिटर को इंक्वायरी करनी होती है। समझ गए कौन से एरियाज? 143(1) में ए से लेकर के एफ तक के क्लॉजेस। चलिए वापस चले। सो यहाँ पे इंक्वायरी होल्ड करना, 143(3) के हिसाब से रिपोर्टिंग करना। व्हाट वाज 143(3)? गाइज हम लोगों ने वहाँ पे बहुत सारी बातों की चर्चा की थी कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर ऑब्टेन्ड, इन्फॉर्मेशन आर अप्रोप्रिएट, इन्फॉर्मेशन आर सॉर्टेड एंड ऑब्टेन्ड बाय यू, डायरेक्टर्स आर नॉट डिस्क्वालिफाइड, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें थी जिसके बारे में हम लोगों ने उल्लेख करके रखा था। आई विल टेक यू थ्रू दैट, जस्ट अ मोमेंट। 143 कहाँ गया है? टेल मी द पेज नंबर। या हियर यू गो। सो दिस वाज 143(3) का रिपोर्टिंग करना। तो जैसे हम अदर कंपनीज के लिए 143(3) का रिपोर्टिंग करते हैं, वैसे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए भी हम लोगों को ये रिपोर्टिंग करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज द लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिपोर्टिंग। अब आता है यहाँ पे इंक्वायरी कर ली, रिपोर्टिंग कर ली। अब वी विल ऑल्सो चेक द रिक्वायरमेंट्स, वैलिडेट द रिक्वायरमेंट्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ CFS, वैलिडेट द रिक्वायरमेंट्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ CFS। तो रिपोर्टिंग करना, इंक्वायरी करना, ट्रू एंड फेयर व्यू है कि नहीं ये जानना। क्लियर? तो व्हाट इज दिस? दिस इज द ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव के बाद आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये तो रहा हमको ऐसा करना है, बट वो करेंगे कैसे भाई? हम करेंगे बाय प्लानिंग द अप्रोप्रिएट ऑडिट, बाय एनालाइजिंग द अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलोड बाय पेरेंट कंपनी, बाय रिव्यूइंग द इन्वेस्टमेंट्स। बेसिकली अगर कोई पेरेंट कंपनी ने, कोई होल्डिंग कंपनी ने इन्वेस्टमेंट्स करके रखा है तो आप रिव्यू कीजिए, कहीं यहाँ पे कंट्रोल इस्टेब्लिश तो नहीं हो रहा। अगर कंट्रोल इस्टेब्लिश हो रहा है तो कहीं कंसोलिडेशन करने की जरूरत तो नहीं है। फॉलोड बाय द पेरेंट कंपनी। नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, ये आपको खुद को डिसाइड करना है दैट कितने कंपोनेंट्स हैं। अगर कोई पेरेंट कंपनी के 4 कंपोनेंट्स है, 5 कंपोनेंट्स है, 6 कंपोनेंट्स है, तो ये सारे कंपोनेंट्स के बारे में जानना। टू रिव्यू द वर्किंग पेपर्स, आपको प्रीवियस पीरियड के वर्किंग पेपर्स को रिव्यू करना। सी फॉर एग्जाम्पल ये है होल्डिंग कंपनी एच लिमिटेड। एच लिमिटेड ने शेयर्स होल्ड करके रखे हैं इन ए लिमिटेड। मैम कब होल्ड किए थे? 2 साल हो गए उसको। मैम कितने शेयर्स होल्ड किए हैं? 60% नियर अबाउट। करंट ईयर में एच लिमिटेड ने होल्डिंग किया है बी लिमिटेड में, सी लिमिटेड में, डी लिमिटेड में। तो आपने जब भी मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांगा, उन्होंने तो कहा कि अरे सर हम लोगों ने इस साल में
3 सब्सिडरीज में इन्वेस्टमेंट किया है। अब आपकी जिम्मेदारी है सब्सिडरीज, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप प्रीवियस ईयर के वर्किंग पेपर्स को चेक करें, कंपनी के पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करें और उनको बताएं अच्छा सर BCD तो है ही है, बट ए लिमिटेड का क्या हुआ, वहाँ पे तो आपका 60% का ओनिंग था। हैव यू फॉरगॉन द कंट्रोल, आपने कंट्रोल बेच दिया है। ये कैसे पता चलेगा? बाय रिव्यूइंग द वर्किंग पेपर्स ऑफ प्रायर पीरियड। एवरीवन अंडरस्टैंड्स दिस, एकदम चोको लगे, perfect. So that was reviewing the prior period working paper which are related to subsidiary, associate, JVs, etc. Also, you need to start studying and start relying over the auditor of yes other components. इसका मतलब क्या होता है समझो। See for example भाई साहब ये जो मिस्टर ए है, he is the auditor of parent company A limited. He is the auditor of parent company A limited. और ये है हमारे भाई साहब बी, कौन है? ही इज द ऑडिटर ऑफ सब्सिडरी बी लिमिटेड। तो ए बी से वार्तालाप करेंगे, अरे भाई साहब बी लिमिटेड में क्या काम चल रहा है, बी लिमिटेड का सब कुछ भला चंगा तो चल रहा है, व्हाट इज दिस? दिस इज पेरेंट कंपनी ऑडिटर रिलाइंग ओवर द वर्क परफॉर्म बाय अदर ऑडिटर। हु इज अदर ऑडिटर? अदर ऑडिटर इज अ कंपोनेंट ऑफ, इज अ ऑडिटर ऑफ कंपोनेंट्स। हु इज अदर ऑडिटर? ही इज ऑडिटर ऑफ कंपोनेंट्स। समझ में आता है? सो मैम एक मिनट, ये कौन से स्टैंडर्ड के तहत होगा? ये होगा स्टैंडर्ड नंबर 600 के तहत, ये होगा स्टैंडर्ड नंबर 600 के तहत। सो स्टडी एंड रिलाई ऑन द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर्स। अब आता है यहाँ पे ऑडिट कंसिडरेशंस। व्हेन वी टॉक अबाउट ऑडिट कंसिडरेशंस कि हम लोगों को क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है जब भी हम लोग ऑडिट प्रोसीजर्स फ्रेम करेंगे, वेन एवर वी विल बी डिसाइडिंग अपॉन द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, तो आपको ये चीज़ों के बारे में ध्यान रखना। सबसे पहला पॉइंट, द CFS आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द सेपरेट स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऑब्वियसली ना गाइज, अगर हम लोग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं दैट आर टोटली बेस्ड ऑन द सेपरेट स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो इसके बेसिस पे द ऑडिटर विल हैव टू डिसाइड अपॉन नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स. He may also be dependent on work of another auditor. He has to determine the level of materiality. इसका मतलब समझो गाइस, देखिए इसका अगर कोई सब्सिडरी XYZ है, उस XYZ सब्सिडरी में कोई मिसस्टेटमेंट पाया भी जाता है, ऑडिटर पेरेंट कंपनी के एंगल से ये चीज़ को सोचेगा कि उस मिसस्टेटमेंट में कितना मटेरियल, मतलब वो मिसस्टेटमेंट कितना मटेरियल है एज कम्पेयर टू द होल ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्योंकि सब्सिडरी में मिसस्टेटमेंट होना जायज़ सी बात है कि हो गया चलो ठीक है, बट व्हेन इट कम्स टू ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्या वो छोटा वाला मिसस्टेटमेंट ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए मटेरियल है, ये डिसाइड करना। एंड जो भी ऑब्जर्वेशन है ऑफ द कंपोनेंट ऑडिटर, सो दीज आर द ऑडिटिंग कंसिडरेशन जो ऑडिटर को एज एन इनपुट यूज करना है फॉर डिसाइडिंग अपॉन द ऑडिट प्रोसीजर्स. नेक्स्ट इज ऑडिटिंग the consolidation. Again, now whenever the auditor is making up the plan to audit the consolidated financial statements, he has to, amongst other thing, he has to for the following take up the steps. सबसे पहला understand करो the group structure. What is group structure? A limited investment in B limited, B limited investing in C, D, E limited. मतलब structure क्या है? You understand that structure. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट है कि नहीं है, मैनुअल कंट्रोल्स है या नहीं है, अंडरस्टैंडिंग द अकाउंटिंग पॉलिसीज, डिटरमाइनिंग द प्रोग्राम, डिटरमाइनिंग द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट. मतलब दिस इज हाउ यू फ्लो विद द ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. एक्सटेंट ऑफ, yes, the extent of reliance which you can place over the work of another auditor and coordinating with the work. Now, ये जो भाई साहब है हमारे ऑडिटर ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मैनेजमेंट ने उनको बोल दिया कि सर ये लीजिए हमारा सारा इन्फॉर्मेशन जितनी भी कंपनीज में हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट करके रखा है. आपको क्या लगता है ये भाई साहब को आंख बंद करके भरोसा कर लेना चाहिए कि ठीक है यही इन्फॉर्मेशन बराबर है? नहीं. व्हाट ही विल ट्राई डूइंग इज ही विल ट्राई इवैल्यूएटिंग कि जो इन्फॉर्मेशन उनको मिला है बाय द मैनेजमेंट, वेदर दैट इज कंप्लीट एंड एक्यूरेट, whether that is enough in order to make the financial statements accurate. तो how will this auditor, अब आइए जानते हैं how will this auditor very good check the completeness of the information he has received from the auditor management. So in order to check the completeness of the information, the auditor shall review पहला his own working papers of the previous year, non components के working papers,
पेरेंट कंपनी का प्रोसीजर, दैट हाउ पेरेंट कंपनी इज आइडेंटिफाइंग components, investment of parent company as well as the component, identifying new components, मैनेजमेंट से इंक्वायरी करो कि अच्छा सर और कहीं पे इन्वेस्टमेंट करके रखा है क्या, कितने का इन्वेस्टमेंट है, हाउ मच परसेंटेज इज दैट, व्हाट इज योर इंटेंशन, वेदर यू आर गोइंग टू होल्ड इट, जॉइंट वेंचर, जॉइंट अरेंजमेंट, अदर अरेंजमेंट्स, स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स वेरीफाई कर लो जैसे कि रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 189, 186, 190. चेंज इन शेयर होल्डिंग पैटर्न, इफ इट ऑल देर आर एनी काइंड ऑफ चेंज इन शेयर होल्डिंग पैटर्न, शेयर जिसने खरीदे थे वो शेयर्स अगर किसी और को बेच दिए हैं, 50% किसी और के पास थे, किसी और को सेल हो गए, तो वो सारा चीज़ रिव्यू करना. तो व्हाट वाज द क्वेश्चन? द क्वेश्चन वाज हाउ विल द ऑडिटर वेरीफाई द कंप्लीटनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड बाय हिम, वेदर द इंफॉर्मेशन इज एक्यूरेट एंड कंप्लीट. Where a component is excluded from consolidated financial statements, कब consolidated financial statement के दायरे से component हट जाएगा? सबसे पहला ऑडिटर को एग्जामिन करना होगा कि क्या कारण है, what are the reasons for exclusion. फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. पता है मैंने आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए एक्सक्लूजन वाला पॉइंट बताया था, इंटेंशन नहीं है ऐसा कुछ, या फिर सीवियर लॉन्ग टर्म फंड रेस्ट्रिक्शन के दायरे में आ रहे हो. नेक्स्ट इंटरमीडिएट, ये देखो, या फिर कंपनीज एक्ट के हिसाब से अगर हम कहने जाए इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी, इनकी कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही हो. वो 3 कंडीशन मैंने आपको बताई थी, इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी, सारे शेयर होल्डर्स मान रहे हैं, अनलिस्टेड है, एंड अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी CFS फाइल कर रहा है. तो ऐसे सारे एरियाज में जब भी एक्सक्लूजन हो रहा है तो ऑडिटर को ये भी जानना जरूरी, दिस इज ऑल्सो इन योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट बॉस विच कंपोनेंट्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कंसोलिडेशन क्राइटेरिया. Now we have also, like being an auditor, we have also seen consolidated financial statements AS के हिसाब से बन सकते हैं, Ind AS के हिसाब से बन सकते हैं. तो यहाँ पे there are few criteria, जैसे कि हम लोग कहते हैं AS में line by line addition होता है of all the line items, and CFS subsidiary के लिए हम लोग AS 21 यूज करते हैं. CFS when we talk about associate हम लोग AS 23 के हिसाब से कंसोलिडेशन करते हैं, and for all the joint venture entities हम लोग AS 21 के हिसाब से कंसोलिडेशन करते हैं. सो फॉर एनी ऑडिटर ऑडिटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विच आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ AS, आपको इन AS के बारे में ध्यान देना है. यू हैव टू चेक द कंप्लायंसेस विद दिस AS एंड विल हैव टू मर्ज, हैव टू कंसोलिडेट ऑल द लाइन आइटम्स ऑफ द P&L एज वेल एज बैलेंस शीट. इन दिस यू हैव टू सी कि देखो बच्चों, अगर इंटर बैलेंसेस है, इंट्रा ट्रांजैक्शन है, उसको आपको एलिमिनेट करते जाना होगा. So this is in accordance with accounting standard. Then you talk about Ind AS. Ind AS में भी यही सेम चीज़ है guys. When we talk about Ind AS, वहाँ पे भी we yes controlling, non-controlling asset 103, 110 and Ind AS 28. इसके हिसाब से हम लोग सब्सिडरी, एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर का कंसोलिडेशन करते हैं. नेक्स्ट इज डिफेक्टो कंट्रोल. वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज डिफेक्टो कंट्रोल. What is de facto control? De facto control का मतलब होता है who is having without owning the shares but the control on the entity. कुछ ऐसी कंपनीज होती है जहाँ पे से फॉर एग्जाम्पल ही इज अ पर्सन जिसका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं है, जिनका वोटिंग राइट ज़्यादा नहीं है, बट इनके कहे मुताबिक कंपनी में पत्ता हिलता है. हम लोग कहते हैं ना बच्चन है बच्चन, ये जो स्टॉक मार्केट का बच्चन है. कई बार ऐसे पर्सन्स even if they are not having the maximum voting share, non voting rights मतलब voting rights इतने ज़्यादा नहीं है, फिर भी they own the control. So auditor को इन person के transactions के बारे में भी जानना ज़रूरी है. इनको हम लोग बोलते हैं de facto controls. So de facto controls means an investors with less than majority, भाई साहब इतना ज़्यादा voting rights नहीं है, has the practical ability to direct the relevant activity unilaterally, अकेले के दम पे. The auditor shall pay attention to this off-balance sheet entities and which sometimes not qualify for the definition of subsidiary. Basically, ये लोग subsidiary के definition में नहीं आते हैं, but parent might have transferred some risk of the various business to such entities. अब थोड़ा सा differentiation कर लेते हैं guys and थोड़ा सा समझ लेते हैं. When we talk about Ind AS 110 and AS 21, दोनों में ही स्टेप नंबर 1 इज टू कैलकुलेट द गुडविल,
जब भी कोई पेरेंट कंपनी सब्सिडरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके रखता है, तो व्हाट पेरेंट कंपनी विल थिंक कि मैंने कितना परचेज कंसिडरेशन दिया। अगर पेरेंट कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को इक्विवेलेंट परचेज कंसिडरेशन दिया है जितना उनका नेटवर्थ था, तो ठीक है। बट इससे ज़्यादा परचेज कंसिडरेशन दिया तो बॉस दैट एडिशनल अमाउंट विल बी रिगार्डेड एज गुडविल। अब ये जो गुडविल है ना गाइज, उसको आपको एक बार में ही ट्रांजैक्ट करना है। दिस इज परमानेंट एडजस्टमेंट। ऐसे ट्रांजैक्शन को हम लोग कहते हैं एक बार होना, एक बार रिकॉर्ड करना, फिर खत्म। सेकेंड पॉइंट, अगर ये पेरेंट कंपनी ने इस सब्सिडरी कंपनी में 70% के शेयर्स ओन किए, मतलब 30% अभी भी कुछ ऐसे शेयर्स हैं जो बाहर वालों के पास है, इस बाहर वालों को AS21 में कहा जाता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट और इंडिया में कहा जाता है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, NCI। इन माइनॉरिटी इंटरेस्ट का भी वैल्यूएशन करके हम लोगों को एक बार में, जैसे गुडविल कैलकुलेट किया था, वैसे माइनॉरिटी इंटरेस्ट या फिर NCI नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को कैलकुलेट करके वंस पहली बार ही जब भी परचेज कंसिडरेशन जाता है आप अकाउंटिंग कर देते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं परमानेंट एडजस्टमेंट। तो मैम इन दोनों में फ़र्क क्या है, AS21 में और इंडिया 110 में? गाइज दिस इज नॉट देयर गिवन इन योर बुक, बट जस्ट फॉर योर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, AS में हम इसे माइनॉरिटी शेयर्स कहते हैं, इंडिया 110 में नॉन कंट्रोलिंग कहते हैं। इट इज प्रेजेंटेड इन द बैलेंस शीट आफ्टर शेयर होल्डर्स फंड्स, बट यहाँ पे माइनॉरिटी इज अ पार्ट ऑफ इक्विटी, इज अ प्योर पार्ट ऑफ इक्विटी। दिस इज अ नॉन करंट लायबिलिटी, ऐसा शो करते हैं। माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैन नेवर बी नेगेटिव, बट मेजॉरिटी, यहाँ पे NCI कहने की कोशिश करें, NCI कैन बी नेगेटिव। वाई? बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ इक्विटी। अगर सब्सिडरी कंपनी में लॉसेस हुआ है तो NCI भी बेयर करेगा, लॉस हुआ है तो NCI भी बेयर करेगा। नो मेथड फॉर इनिशियल कंप्यूटेशन इज मेंशन, बट यहाँ पे इंडिया 110 में दो मेथड्स उन्होंने बता करके रखे, फेयर वैल्यू मेथड एंड नेट असेट्स मेथड। एनी चेंजेस इन लॉस ऑफ कंट्रोल ऑफ पेरेंट कैन चेंज गुडविल, बट यहाँ पे अगर पेरेंट में लॉस ऑफ कंट्रोल की वजह से, मतलब कंट्रोल में लॉसेस होने की वजह से NCI में भी चेंजेस आएगा। सो दिस इज, ये तभी ही अगर आपको समझेगा आपने जब 110 कंप्लीट कर लिया हो, तब तक ज़्यादा एफर्ट्स मत लगाना इस पर जब भी आपने 110 जब तक कंप्लीट ना किया हो। नेक्स्ट इज रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। हम लोग बीइंग ऑडिटर ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वी हैव अ राइट टू ऑब्टेन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट। हम लोग क्या कहते हैं, मैनेजमेंट के पास से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लिखा करके रखते कि भाई साहब रुकिए, स्टार्टिंग में वो जो पेरेंट कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी था वो आपने निभाया है क्या? अगर निभाया है तो ज़रा लिख करके दे दो ना। तो ऑन व्हाट मैटर यू कैन ऑब्टेन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन? You can obtain written representation about the completeness of the components information, identification of reportable segments, identification of related parties, appropriateness and the completeness of permanent and current period adjustments। तो ये सब कुछ के बारे में हम लोग रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले सकते हैं। गॉट इट? पक्का? ठीक है, चलिए। ऑल्सो गाइज वेरी इंपॉर्टेंटली, Caro 2020 में there is one clause number 21. You remember I told you about the qualification contained in the group companies, subsidiary companies, तो उसका रिपोर्टिंग याद रखिएगा गाइज। Caro 2020 wholly is not applicable to CFS, but except for clause number 21. इसके बाद आ जाता है परमानेंट एडजस्टमेंट, करंट एडजस्टमेंट। एज आई टोल्ड यू, परमानेंट एडजस्टमेंट्स में वी हैव टू एडजस्टमेंट, गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व एंड अमाउंट इक्विटेबल टू माइनॉरिटी इंटरेस्ट या नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। आपको क्या वेरीफाई करना है गाइस परमानेंट ट्रांजैक्शंस में? यू नीड टू वेरीफाई द कैलकुलेशंस, यू नीड टू पे अटेंशन टू द डिटर्मिनेशन ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कब इन्वेस्टमेंट किया। कई बार स्टेप इन्वेस्टमेंट्स होता है, आज 30%, फिर और 10%, फिर और 10%, फिर और 10%। ये जो स्टेप अप ट्रांजैक्शंस है ना गाइस, उसके बारे में आपको देखना। एंड एनी चेंजेस विच आर बीइंग मेड ऑन द सब्सिक्वेंट डेट्स, इसको देखना कि सब्सिक्वेंटली डेट पे कोई एक्विजिशन किया है तो दैट वाज स्टेप अप ट्रांजैक्शंस। सो दीज आर परमानेंट ट्रांजैक्शंस विच आर मेड। अब चलते हैं करंट पीरियड ट्रांजैक्शन की ओर। व्हाट आर करंट पीरियड ट्रांजैक्शन गाइस? करंट पीरियड ट्रांजैक्शन का मतलब होता है उसी साल के ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करना। हाउ आर दे वेरीफाइड? सो ऑडिटर को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उस साल में जो मर्ज करने हैं
उसके इंट्रा ग्रुप इंटरेस्ट हो गए, इंट्रा ग्रुप कोई फीस रिसीव हुआ है, कोई होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन किया है, कोई डेफर्ड टैक्स है, इंट्रा इंडेटेडनेस है, एक दूसरे के साथ बिल्स पेबल बिल्स रिसीवेबल की एंट्रीज है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स है, अनरियलाइज्ड गेन्स है, होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को कोई असेट ट्रांसफर किया है, कोई भी ऐसे एडजस्टमेंट्स विच आर मेड फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर ऑफ एडजस्टमेंट्स, दे आर नोन एज करंट एडजस्टमेंट्स. सो ये करंट एडजस्टमेंट्स आपको वेरीफाई करने होंगे इन केस ऑफ गैप कन्वर्जन, हार्मोनाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, adjustments of subsequent event, determination of impairment losses, and any movement in the equity attributable to minority interest. So these are current period adjustments. How to verify that? ये करंट पीरियड एडजस्टमेंट है, उसी को चेक करना है कि कोई भी करंट पीरियड एडजस्टमेंट्स हो उसको आपको एलिमिनेट करते रहना है. इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शंस, अकाउंट बैलेंसेस एलिमिनेट करो, अकाउंटिंग पॉलिसीज जो है वो सेम है कि नहीं वो चेक कर लो, एडिक्वेट डिस्क्लोजर्स चेक कर लो, एडजस्टमेंट्स हार्मोनाइज होने के लिए अकाउंटिंग पॉलिसीज एज आई टोल्ड यू, गैप एज आई टोल्ड यू सेम होने चाहिए, इसके लिए एडजस्टमेंट किए हैं कि नहीं किए हैं ये वेरीफाई कर लो, इनकम एक्सपेंडिचर माइनस किए हैं कि नहीं ये वेरीफाई कर लो, इंक्लूड होने चाहिए या एक्सक्लूड होने चाहिए उसकी एंट्रीज चेक कर लो. सो दीज आर वेरिफिकेशन प्रोसेस. सो गाइज यहाँ तक था आपका ऑडिटिंग का रोल. अब हम इस चैप्टर के अंतिम पड़ाव पे पहुंच गए हैं जहां पे ऑडिटर को करना है रिपोर्टिंग. तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या कहा, अकाउंटिंग, दूसरा क्या कहा, ऑडिटिंग. अब तीसरा कह रहे हैं ऑडिटिंग के बाद फाइनली ऑडिटर विल हैव टू रिपोर्ट. अब ये जो रिपोर्टिंग वाला एरिया है गाइज, इस रिपोर्टिंग वाले एरियाज में आपको 5 अलग अलग प्रकार के सर्कमस्टांसेस हैं. व्हाट आर दे, लेट अस नो. 2 3 4 5. सबसे पहला, जब भी पेरेंट कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी के ऑडिटर्स सेम है, मतलब अ सिंगल पर्सन ऑडिटिंग द पेरेंट कंपनी एज वेल एज सब्सिडरी, वेयर पेरेंट कंपनी एंड सब्सिडरी की ऑडिटर सेम नहीं है. तीसरा, व्हेन सब्सिडरी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इटसेल्फ आर नॉट ऑडिटेड, नॉट ऑडिटेड, ऑडिटेड ही नहीं है. फोर्थ, जब भी पेरेंट कंपनी जो अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो कर रही है, मतलब जो स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, फ्रेमवर्क के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही है, वो अकाउंटिंग फ्रेमवर्क डिफरेंट है दोनों का, पेरेंट का एज वेल एज सब्सिडरी का. अकाउंटिंग फ्रेमवर्क इज डिफरेंट. यहाँ पे भी यही हो रहा है, बट ऑडिटिंग फ्रेमवर्क इज डिफरेंट. ऑडिटिंग फ्रेमवर्क इज डिफरेंट. तो ये 5 अलग अलग सर्कमस्टांसेस है जहां पे इस चैप्टर में ये लास्ट पड़ाव में आपको रिपोर्टिंग के रिक्वायरमेंट्स देखने हैं. सो रिपोर्टिंग, single auditor auditing the parent as well as all the components. So what you need to check is the parent company's auditor will have to report over the policies and procedures followed in preparation for CFS. कोई deviation है तो उसका disclosure करे कि ये ऐसा नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है. Group company के financial statements, are they giving true and fair view of the affairs of the business? Are the cash flows prepared in accordance with accounting standards? And you need to express opinion on cash flows also. तो ये था पहला सर्कमस्टांस. दूसरा, अगर पेरेंट कंपनी का ऑडिटर कंपोनेंट का ऑडिटर अलग अलग है तो क्या करेंगे, ऐसे 600 का यूज़ करेंगे. एज आई टोल्ड यू कैन बी रिलाइंग ओवर द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर, तो ऐसे 600 का यूज़ करेंगे. 706 के तहत आप दूसरे ऑडिटर के रिपोर्ट को रेफर करेंगे, स्पेसिफिकली अदर मैटर पैराग्राफ में. अदर मैटर पैराग्राफ में 706 में द प्रिंसिपल ऑडिटर विल रेफर टू द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर. कंपोनेंट ऑडिटर अगर ऑडिटेड ही नहीं है, अब यहाँ पे बहुत मुद्दे की बात गाइस, अगर कोई इंपॉर्टेंट सब्सिडरी कंपोनेंट वो ऑडिटेड ही नहीं है, मतलब उसके बारे में आपको सबूत नहीं मिला है, अगर आपको उसके बारे में सबूत नहीं मिला है तो यू कैन ओपनली मॉडिफाई द रिपोर्ट स्टेटिंग दैट यू हैव नॉट ऑब्टेन्ड सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस. ठीक है. सो मैम, कैन वी गिव क्वालिफाइड ओपिनियन? येस, बेस्ड ऑन द परवेसिवनेस ऑफ दैट कंपोनेंट विच इज नॉट ऑडिटेड. यू कैन इवन गिव डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन बेस्ड ऑन द परवेसिवनेस. अगर वो कंपोनेंट बहुत ही ज़्यादा परवेसिव है तो हम लोग बोलेंगे कि बाकायदा मुझे कोई ज़्यादा नॉलेज है नहीं, रैदर आई कीप क्वाइट, आई विल नॉट एक्सप्रेस माई ओपिनियन. फोर्थ पॉइंट, अगर द कंपोनेंट ऑडिटर
हैज़ प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर द डिफरेंट अकाउंटिंग फ्रेमवर्क देन पेरेंट। अगर अकाउंटिंग फ्रेमवर्क अलग अलग है तो आपको गैप कन्वर्जन देखना है, आपको हार्मोनाइजेशन रिक्वायर्ड है कि नहीं ये देखना है, आपको ये चेक करना है कि फॉरेन कंपोनेंट्स में प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विच आर बेस्ड ऑन द डिफरेंट एप्लीकेबल, वेरी गुड, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। पेरेंट कंपनी ने इंडियन गैप्स के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए, सब्सिडरी कंपनी ने यूके गैप्स के हिसाब से सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए, तो यहाँ पे गैप कन्वर्जन रिक्वायर्ड होगा। लोकल कंपोनेंट्स है जहाँ पे गैप कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है, अनफेमिलियरिटी है गैप्स की, तो वो भी चेक कर लीजिएगा गाइस कि क्या आपको वो फॉरेन गैप्स या जो नॉन लोकल गैप्स है उसके बारे में नॉलेज है, उसके हिसाब से रिपोर्टिंग करना। द प्रिंसिपल ऑडिटर मे डिसाइड टू रिलाई or not on the financial information given by the components. The information provided by the components must ensure the relevance of the information. Principal auditor, very important point, the principal auditor must ensure the relevant disclosures of the accounting policies used by the components, क्योंकि accounting policy is different है ना guys, so we need to verify कि क्या ये मैं चेक कर पाऊंगी, चेक करने के बाद क्या मैं इस पर ओपिनियन दे पाऊंगी, क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज का हार्मोनाइजेशन और कन्वर्जन करने की ज़रूरत है। एंड द लास्ट पॉइंट गाइज, लास्ट पॉइंट क्या कहता है, व्हेन द कंपोनेंट ऑडिटर, अब ऑडिटर के बारे में बात हो रही है, व्हेन कंपोनेंट ऑडिटर इज यूजिंग सम डिफरेंट गैस जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, तो आपको प्रिंसिपल ऑडिटर को ये चेक करना है कंपोनेंट ऑडिटर जो फॉर्मेट के हिसाब से, जो प्रोसीजर्स के हिसाब से चेकिंग कर रहा है वो आपके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से पैरेलल है, ऐसा तो नहीं है ना बहुत तुच्छ व्यवहार कर रहा है, वैसा कभी करेगा तो नहीं, बट स्टिल in order to maintain consistency and to enable the parent auditor to rely and refer to another auditor's report on CFS, the component of the financial statement should also be audited in the same framework which corresponds to Indian standards on auditing. ठीक है, so these are the 5 different frameworks जिस हिसाब से आपको रिपोर्टिंग करना है। एंड ध्यान लीजिए गाइस, materiality is a concept which you need to apply and you need to observe on group basis। मतलब क्या, यह है पूरा ग्रुप, यहाँ पे है पेरेंट कंपनी, यहाँ पे बेबी कंपनी 1, बेबी कंपनी 2, बेबी कंपनी 3, बेबी कंपनी 4। अब बेबी कंपनी 2 जो है ना, इसमें कोई मिसस्टेटमेंट पाया गया है। क्या पाया गया है? मिसस्टेटमेंट। मैम कितने परसेंटेज का है? 20 lakhs का है। अब 20 lakhs is a material number for baby company 2, but when it comes to group जिनका टर्नओवर ही है 2000 करोड़ रुपए कुल मिला करके, उसमें शायद ये 20 lakhs हमारे लिए मटेरियल ना हो। सो जब भी ऑडिटर, प्रिंसिपल ऑडिटर CFS का ऑडिट करे, so he has to determine materiality on the basis of group, on the basis of group। जब भी हम 600 के बारे में ध्यान दें, to rely over the work of another auditor, वहाँ पे भी ये ग्रुप का कंसेप्ट आता है। अंडरस्टैंडिंग गाइस, देयर वी कंप्लीट योर चैप्टर ऑफ CFS, ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स।